सुबह की भोर बेला का समय था और पूजा की थाली लिए श्यामा पूजा शुरू कर ही रही थी कि तभी मुरली काका बाहर दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते, बहुरिया, वो आपसे मिलने आपके बाबूजी आए हैं तो उन्हें अंदर बुला लूं। जो ही श्यामा के कानों में बाबूजी शब्द सुनाई दिया, त्यों ही उसके हाथ थम गए और आंखों में एक मोती तैर उठे। पर ये आंखों की मोती पिता से मिलने के लिए आतुर नहीं थे, बल्कि एक दर्द भरी टीस की थी, जिसे आंखों में रोकते हुए श्यामा मुरली काका को कहती है, बिल्कुल नहीं, जाकर उनसे कह दीजिए मुझे नहीं मिलना है, वो वापस लौट जाए। पर बहुरिया, एक बार तो मिल लीजिए, देखिए बेचारे इतनी दूर से कितनी बार आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं, एक झलक देख तो लीजिए, आखिर आपके पिता हैं वो, कुशल क्षेम पूछकर चले जाएंगे। इसलिए बहुरिया ऐसी जिद मत कीजिए, बात मानिए बहुरिया, एक बार मिल लीजिए। मुरली काका बड़े प्यार से अपने मन की बात को रखते हुए कहते हैं, पर श्यामा उसी जिद से कहती है, काका मैं जो कह रही हूं वह जाकर उनसे कह दीजिए, मेरा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं, उनके लिए मैं मर चुकी और मरे हुए से कौन मिलता है। श्यामा के मुंह से विरोधाभास सुनकर काका बिना कुछ और कहे भारी पैरों से बाहर बरामदे की ओर लौट गए। आज तक वह समझ नहीं पाए थे कि बहुरिया अपने पिता से क्यों नहीं मिलना चाहती है। इतने बरस हो गए उन्हें इस घर में, पर आज तक बहुरिया के ऐसे व्यवहार वो जान नहीं पाए। खैर, वो बहुरिया के बाबूजी के पास उतरे मुंह से बहुरिया का फरमान सुना आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। श्यामा जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से ही देख रही थी कि मुरली काका को ही पूरे घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। श्यामा के ससुर गांव के जाने माने व्यापारी थे, इसलिए अक्सर उन्हें व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता था। तब सबकी देखभाल करना और घर के साथ साथ घर के लोगों की चिंता करने की जिम्मेदारी भी काका को दी गई थी। काका भी पूरे तन मन से सबकी सेवा किया करते थे। वो भले ही घर के एक काम करने वाले थे, पर उनका व्यवहार हमेशा एक पिता समान होता था, इसलिए श्यामा उन्हें काका कह के सम्मान देती थी और काका भी दुलार से श्यामा को बहुरिया कहा करते थे। शाम को जब श्यामा दिया बाती लेकर तुलसी चबूतरे पर दिया जलाने घर के बाहर निकली तो काका हाथों में एक कागज का टुकड़ा लिए पास आकर खड़े हो गए। सफेद रंग की साड़ी पहने श्यामा संध्या के समय हाथ में जलते हुए दिया की लौ में साक्षात देवी लग रही थी। नसीब ने बेवक्त ही उसे वैधव्य का चोला पहनने पर मजबूर कर दिया। 8 साल पहले ही वह लाल जोड़े पहने महावर लगे पैरों से ससुराल के देहरी लांघकर गृह प्रवेश की रीत निभा कर आई थी, लेकिन हाय रे नसीब, किसे पता था कि वो इतनी जल्दी सफेद रंग की मलिनता में रंग जाएगी। अभी तो उसके सजने संवरने के दिन थे, पर किस्मत को शायद उसका सजना संवरना रास ना आया और पहना दिया वैधव्य का चोला। मुरली काका बस उसी व्यवस्था को सोचकर मूक बने श्यामा को निहार रहे थे, जिसे देखकर श्यामा कहती है, क्या बात है काका, कुछ कहना है क्या? नहीं बहुरिया, कहना नहीं है, बस यह देना था आपको। यह चिट्ठी आपके बाबूजी ने दिया था और कहा था कि मैं आपको दे दूं। श्यामा ने अनमने से काका के हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया और अंदर चली गई। पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा सटा लिया और धीरे से कागज के टुकड़ों को खोला। पूरे पन्ने में बस 4 लाइन लिखा था, बेटा, माँ बाप ताउम्र बच्चों की गलती माफ करते हैं,
तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वे अपने माँ बाप के गलत फैसले पर पर्दा डाल दें, उन्हें उनके द्वारा की गलती को माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बेटा, यह बोझ लेकर मैं और जी नहीं पाऊंगा। श्यामा कागज के टुकड़े अपनी मुट्ठी में भींचते हुए फपक पड़ी। उस बंद कमरे में उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। आज सब उजड़ जाने के बाद बाबूजी को एहसास हुआ कि वह गलत थे, लेकिन क्या फायदा ऐसी वर्षा का जब फसल सूख जाए। श्यामा की झड़ती आंखों में एक बार फिर अतीत का दर्द झिलमिला गया। बचपन से ही अपने बाबूजी की सबसे लाडली और होशियार बिटिया रानी थी। ख्वाबों में पंख लगाना उसे भली भांति पता था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वो, इसलिए सबकी आंखों का ताड़ा थी। बुआ, दादी, दादा, काका, काकी, ताऊ, ताई जी सबके चहेती थी श्यामा। बचपन से ही हर कक्षा में अव्वल आती थी। 12वीं की परीक्षा में उसने अव्वल स्थान प्राप्त कर पूरे खानदान की लड़कियों में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवा लिया था। समूचे गांव की वो पहली 12वीं पास अव्वल स्थान पाने वाली लड़की थी। इसी खुशी में माँ ने समूचे गांव में मिठाई बंटवाई थी। श्यामा के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। उसे तो पढ़ लिख कर अपने पिता की तरह बैरिस्टर बनना था। शहर के सबसे अच्छे डिग्री कॉलेज में उसका नामांकन हुआ। फिर शुरू हुआ पढ़ाई का सिलसिला। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। बस इसलिए वो कभी कभार नोट्स लेने देने के सिलसिले में अपने एक सहपाठी के घर जाया करती थी। चूंकि डिग्री कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, इसलिए लड़कों से वो बेझिझक बात करती थी। बस एक दिन उसका एक पुरुष सहपाठी बिना किसी संकोच के श्यामा के घर अपना नोट्स वापस लेने आ पहुंचा। बस फिर क्या था, ताता, चाचा, ताऊ, बुआ सब नाग की तरह फुफकार उठे। श्यामा के साथ उस लड़के को देखकर उन लोगों के खरे खरे नाक कट गए। ऐसा लगा मानो उनकी इज्जत बड़े बाजार में बेआबरू हो गई। आज तक हर किसी की चहेती सबके लिए सबसे बड़ी कलंक दिखने लगी थी। जो कभी आंखों का तारा थी, अब वो आंखों में खटकने लगी। हर किसी की निगाहें उसे गुनहगार की नजरों से आंकने लगा। बेवजह उठी उंगलियां श्यामा को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ को बैठक में बुलाया गया और फरमान जारी हुआ। ये फरमान था पढ़ाई लिखाई छोड़ने का। ये सुनकर माँ के तो जैसे प्राण ही बेरुख हो गए थे। उन्हें पता था कि मेरे प्राण पढ़ाई में अटके हुए और उसे ही मुझसे छीना जा रहा है। माँ मुझे ऐसे बूझते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि ऊंची पढ़ाई में एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। कोई सहपाठी घर पर आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि श्यामा के कदम लड़खड़ा गए। वो अपने मार्ग से भटक गई। उसे तो बस अपने ख्वाबों को पूरा करना है। माँ ने उन लोगों के सामने लाख मिन्नतें की, पर वे लोग अपने बातों पर अडिग रहे। श्यामा के रूढ़िवादी परिवार में यह घटना भूकंप की तरह आया था। उस भूकंप में परिवार के साथ साथ बाबूजी भी हिल गए थे। बेटी की इच्छा पर सामाजिक प्रतिष्ठा भारी पड़ा और देखते देखते उन्होंने अपने एक जान पहचान के बेटे, जो ऊंचे घराने का इकलौता वारिस था, विवाह तय कर दिया। श्यामा की राजामंदी का कोई प्रश्न ही नहीं था। विवाह के दिन तय कर दिए गए थे। बेचारी अभी उड़ान भी नहीं सीख पाई थी कि घर वालों ने उसके पंख काट दिए थे। सारे सपनों को वहीं छोड़ रोती बिलखती और बाबुल के देहरे से विदा हो गई। श्यामा का ससुराल नाम का था, जो जेल से कम नहीं था। ससुर जी बड़े कड़क मिजाज के थे। बात बात में बंदूक निकालकर खड़े हो जाना
उनका शांत था और पति के बारे में कुछ ना ही कहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इकलौते औलाद होने की वजह से वह जिद्दी के साथ साथ सारे अवगुणों का धनी था। कौन सी गंदी आदतों का आदि नहीं था वो। जुआ, शराब, शबाब उसके इर्द गिर्द बसती थी। उसकी जिंदगी और श्यामा उसके लिए बस एक खिलौना थी जिसे खेलकर सजा दिया जाता था समाज के आईने में। गौने के लिए मायके आई श्यामा ने माँ को सबका परिचय बताया था, पर माँ ने किताबों से भरी संदूक साथ में दे दी और कहा, बेटा ये किताबें ही तुम्हारी सखी है, इन्हीं से दोस्ती कर लेना ताकि अकेलापन नहीं खलेगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। किताबों को पाकर श्यामा बहुत खुश थी कि अब उसे कोई मतलब नहीं कि ससुराल की चार दीवारी कितनी ऊंची है और पति को उसकी कोई कदर नहीं है। अब वह अपना ध्यान पढ़ने में लगाएगी। ससुराल आने के बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं कौन सी कलम से श्यामा का नसीब लिखा गया कि एक दिन नशे में धुत पति ने गुस्से में आकर उसकी सारी किताबों को और सर्टिफिकेट में माचिस लगा धू धू करते अपने ख्वाबों को जलते देखकर श्यामा रोती बिलखती बचे हुए किताबों को समेटकर संदूक में बंद कर दिया। एक के बाद एक किस्मत के लिखे नसीब को स्वीकार कर ही रही थी कि तभी शादी के 6 महीने बाद अपनी रंजिश में दुश्मनों ने पति को घर लौटते समय गाड़ी में बैठ ठोकर मार दी। पैसा पानी की तरह बहाया गया, पर वह बच नहीं पाए। इस पर किस्मत ने श्यामा की बची खुची जिंदगी की आस भी खाक कर दी थी। उस दिन के बाद से वो मूक बधिर बस जिंदगी को बोझ की तरह ढोए जा रही थी। श्यामा ने अंधियारे को गले लगा लिया था। वो किसी से भी नहीं मिलती थी, चाहे वो उसके मायके वाले ही क्यों ना हो। माँ छटपटा कर रह गई कि एक बार बेटी को देख पाती, लेकिन श्यामा ने साफ मना कर दिया। वो अब किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसने अपने कालिख लगे नसीब को पूरी तरह से अपना लिया था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्यामा ने कांपते हाथों से पीतल की भारी भरकम संदूक को खोला और उसमें से एक थैला निकाला। थैले में कुछ अर्ध जले सर्टिफिकेट थे, जिनको सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगी और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, बाबूजी, मैंने तो माफ कर दिया, क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? प्रिय दोस्तों, माँ बाप कई बार दुनिया समाज के डर से अपने ही बच्चों के जीवन में उजियारे के रोशनी को बुझाकर अंधकार में धकेल देते हैं। ये झूठी रूढ़िवादी सोच में उलझकर अपने ही हाथों अपने बच्चों का जीवन नर्क बना देते हैं। दोस्तों, हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए, ना कि उस नजर को अपने रास्ते से हटाना चाहिए, तथा माता पिता को अपने बच्चे का ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। अपने बच्चों पर विश्वास करें और उनका पूरा सहयोग करें।